हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग सेमेस्टर 1 के कोर 1 का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है या आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, यानी कि राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, किन किन वंशों ने इस पर शासन किया। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को विदाउट एनी डिले। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्योंकि मैंने ऑलरेडी धार्मिक आंदोलन पढ़ा लिया है, उसका नोट्स भी मैंने दे दिया है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दें। तो बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद का अर्थ अभी जिस प्रकार से राज्य है उस प्रकार से 16 महाजन यानी कि 16 इकाइयों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। तो 16 महाजनपदों में बटे होने की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक 4 महाजनपद मगध, कोसल, वत्स और अवंती एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष में लगे हुए थे। तो मगधी साम्राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब ये चारों जो है महाजनपद वो एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। अंततः मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और दक्षिण में जलछादित पथरी क्षेत्रों से घिरा हुआ था, जो कालांतर से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र बना रहा। मगध 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद प्राचीन समय में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो इस प्रकार से हम मगध की भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से वह मगध जो था वो उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और दक्षिण में जल छादित पत्थरी क्षेत्रों से घिरा हुआ था। यहाँ मैंने एक डायग्राम के थ्रू दर्शाया है कि यहाँ देख सकते हैं उत्तर में यहाँ गंगा, यहाँ सोन नदी और इधर चंपा है, नीचे विंध्याचल पर्वत है और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र जो है वो मगध था। तो इस प्रकार से आप मगध की भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं। क्योंकि चारों साइड से नदियां हैं, इधर 3 साइड से नदियां हैं, नीचे विंध्याचल पर्वत है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी संसाधन इसे प्रकृति के द्वारा मिले हुए थे। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो मगध था वो एक उत्कर्ष राज्य के रूप में उभरा। मगध के उत्कर्ष के कारण, तो मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे? पहला, योग्य शासक। दूसरा, लोहे का भंडार। तीसरा, आर्थिक मजबूती। चौथा, राजधानियों की स्थिति। पांचवा, कृषि व्यवस्था। छठा, कुशल योद्धा। और सातवां, वैदिकीकरण। इसमें डिटेल्स में मैंने आगे लिखा हुआ है, वहाँ मैं इसे बताऊंगी आपको। तो मगध के उत्कर्ष के ये निम्न कारण थे, क्योंकि कोई भी राज्य में केवल प्राकृतिक संपदा होने से या फिर उसकी स्थिति अच्छी होने से वो राज्य विकसित नहीं होता, ना ही मजबूत होता है। उसके लिए काफ़ी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शासकों का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। आगे देखते हैं हम ऐतिहासिक स्रोत। मगध के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन के रूप में पुराण, सिंहली ग्रंथ, दीपवंश, महावंश अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी स्रोतों से हमें क्या होता है, मगध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मगध साम्राज्य के वंशज, अब कौन कौन से वंश ने यहाँ शासन किया? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी गृहबर्ज यानी राजगृह थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। आपने जरासंध का नाम तो सुना ही होगा। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी।
और जरासंध था वो बृहदत्त का पुत्र था। लेकिन वास्तव में जो मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है वो हर्यक वंश के जो शासक बिंबिसार है उसे माना जाता है। तो हर्यक वंश जिसकी समयावधि थी 544 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व, संस्थापक बिंबिसार था। प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गृहबर्ज थी और बाद में उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र कर लिया था। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक शासक यानी कि स्थापित करने वाला वास्तविक शासक हर्यक वंशी बिंबिसार था, जिसने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। इसका अन्य नाम श्रेणीय या श्रेणिक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और विस्तृत की। तो इसमें जितने जो हर्यक वंश है इसमें हम जितने भी देखेंगे तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, तो अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बहुत बार ये पूछ लेता है बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था, तो श्रेणिक या श्रेणीय था, वो एमसीक्यू में पूछता है। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, लिच्छवी राज्य में चेटक की पुत्री चेलना और कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। इसके फलस्वरूप उसे दहेज में काशी का प्रांत मिल गया। तो इस प्रकार उसने विवाह संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार विजयों और वैवाहिक संबंधों द्वारा उसने अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। तो बिंबिसार ने अंग राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर उसे मगध में मिला लिया था। इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों और विजयों द्वारा उसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कर ली और मित्र होने के नाते उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार बौद्ध और जैन दोनों धर्म को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं उसके दरबार में आए थे, उसने बुद्ध का स्वागत भी किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी को स्थापित किया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अजातशत्रु के पुत्र ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अब है अजातशत्रु या कुनिक। 492 से 460 ईसा पूर्व तक इसकी समयावधि थी। अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में स्वयं शासक बना। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। तो अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से उसने प्रसेनजीत के साथ भी युद्ध किया, फिर बाद में लिच्छवियों से भी युद्ध किया, लेकिन दोनों युद्ध में वो जीत जाता है और उसी के साथ प्रसेनजीत की बहन वजीरा से उसका विवाह हो जाता है। इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने कर दी थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में ही किया गया था। अब कब किया गया था वो बौद्ध धर्म में मैंने बताया था। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में बताएं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था। अब है उदयभद्र या उदयन। 460 से 444 ईसा पूर्व तक इसकी समयावधि थी। अपने पिता की हत्या कर उदयन 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुम नगर की स्थापना की और बाद में राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर ली। तो उदयन ने क्या किया, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी।
उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। पुराणों में दर्शक का एक नाम और नागदशक भी मिलता है। इन्हें हटाकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नई राजवंश की शिशुनाग वंश की नींव डाली। क्योंकि वे कमजोर शासक थे तो शिशुनाग ने क्या किया, उन्हें हटाकर और शिशुनाग वंश की नींव डाली। अब शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासक रहा। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो अंतिम शासक जो नागदशक था या दर्शक था, उसे अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर मगध पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित करना था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थानांतरित कर ली। तो उदयन ने जो पाटलिपुत्र किया था अपनी राजधानी, उसे हटाकर इसने क्या किया, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। अब कालाशोक या काकवर्ण, कालाशोक जिसे काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है, इसकी समयावधि 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक थी। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक शासक बना। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। उसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की स्थायी राजधानी बन गई। तो क्या किया था, उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। उसके बाद शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली को राजधानी बनाया। फिर कालाशोक ने वैशाली को हटाकर फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इस प्रकार से स्थायी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। और कालाशोक के समय में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मगध साम्राज्य की सफलताओं के कारण की व्याख्या करें, या मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे। दोनों का आंसर सेम होगा। जो कि मैंने पीछे पॉइंट में बताया था उसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। मौर्य शासन के उत्थान के पहले के 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा। मगध साम्राज्य की इस महत्वपूर्ण सफलता के पीछे कई कारण थे। तो पहला है योग्य शासक। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया। दूसरा है लोहे का भंडार। तो मगध के निकट लोहे के भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लौह युग में उपयुक्त थी। इसके कारण मगध के शासक प्रभावशाली हथियार तैयार कर सके या करवा सके। तो लोहे का विशाल भंडार था। आपने उसकी प्राकृतिक स्थिति यानी कि भौगोलिक स्थिति तो देखिए मगध की, किस प्रकार से सभी चीज़ों का स्रोत उपलब्ध था। तीसरा है उसकी सुलभ राजधानियाँ। तो मगध की दोनों राजधानियां राजगीर एवं पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी होने के कारण दुर्भेद था, वहीं पाटलिपुत्र की केंद्रीय स्थिति के कारण यहाँ से सभी दिशाओं में संपर्क किया जा सकता था। चौथा है गंगा के उपजाऊ मैदान या फिर कृषि क्षेत्र। तो गंगा के उपजाऊ मैदानों में होने के कारण यहाँ के किसानों के पास भरण पोषण के बावजूद भी अतिरिक्त अनाज बचता था। शासक कर के रूप में भी इस अनाज को एकत्रित करते थे। पांचवा है आर्थिक मजबूती। नगरों के उत्थान तथा सिक्कों के प्रचलन के कारण मगध के व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिससे शासक अब वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगाकर धन एकत्र कर सकते थे। छठा है कुशल योद्धा। मगध राज्य ने ही पहली बार अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हथियार का प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से लोग मगध शासकों के पास पहुंचते थे। और सातवां है वैदिकीकरण। मगध का समाज रूढ़िवादी था। वैदिक लोगों के आगमन के कारण यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। हाल ही में वैदिकीकरण के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा मगध के विस्तार के लिए अधिक उत्साह था। तो उपयुक्त सभी कारणों से मगध दूसरे राज्यों को हराने तथा भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा।
तो इस प्रकार से हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या फिर मगध साम्राज्य का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण एवं प्रभाव, और उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद इस प्रकार से हमारा कोर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।